बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बार बार अवाम के सामने माफियाज का राग अलापने वाले नए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब महंगाई के मामले पर माफिया की गर्दानें सुनाने के बाद अब ऑपोजिशन को महंगाई को ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि मईशत खराब करने के जिम्मेदार अपनी सियासत बचाने के लिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का ख्याल ये है कि सवात और हाज़िबाद के हालिया जलसों से ये साबित हो चुका कि वो अवाम में पहले से ज्यादा मकबूल हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत हकीकत में मकबूलियत के झंडे गाड़ रही है? क्या वाकई महंगाई महज ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है? आइए अवाम ही से जान लेते हैं। 20 किलो का थैला 800 का मिलता था, अब 1500, 1400, 1300, 1200 का जहाँ दाल लग रहा वहाँ बेच रहे हैं। साढ़े को दवाई वास्ते पैसे नहीं है, सीधी जी गल। मैं फालिज का मरीज है, मैंने फालिज का हमला आया, नौकरी कर रहा मुलाजमत कर रहा, नौकरी भी गई, सारा कुछ चले गया। ऐसे मरद दी दुआ करने में मत चाहिए बच्चों की फीसें जो हैं स्कूल की नहीं दी जा रही हैं, ऊपर से इस लॉकडाउन ने इतनी मत मारी है हम आपको बता नहीं सकते। इमरान खान ने खुद कहा सी कि ਜਦੋਂ मैं आवांगा तो मेरी हुकूमत ਦੇ ਵਿੱਚ महंगाई नहीं होएगी, मगर जिन्नी महंगाई कर दी इन्नी होनी नहीं चाहिए। आवाम जी पीसी जा रही है, ना सब्जियां लईयां जांदियां, कोई शै भी नहीं ली जा रही। आटा है वो भी बहुत महंगा हो गया है, हर चीज़ ही महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। कारोबार कोरोना की वजह से वैसे ठप है, हुकूमत आने से कारोबार बहुत ही ज़्यादा नीचे चले गए हैं। उनके लिए कोई महंगाई नहीं है, वो गवर्नमेंट का पैसा खा रहे हैं। उनके मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का पैसा खा रहे हैं। देखें, चोर हुकूमत में जो चीनी थी वो 60 रुपये किलो थी। जो हाजियों की हुकूमत आई है PTI की, अब चीनी 110 रुपये, वो भी नहायत ही गंदी किस्म की चीनी जो कि आटे की तरह है बिल्कुल। ये हूँ असी लंडे का समान बेच रहे हैं, यही लंडे का समान जो पहले यही 100 सवा 100 का सी, अज 300-400 का वेख रहे हैं, तो महंगाई नहीं। इमरान खान को चाहिए कि ये साबित कर दे कि वाकई उनका प्रोपेगेंडा है, क्योंकि महंगाई को ख़त्म कर दें। अगर वो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है तो भाई हम तो मर रहे हैं, हम तो साथ जॉब भी कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं। अगर हमारे पास इतने अखराजात होते तो मैं तो जॉब छोड़ के स्टडी की तरफ कॉन्सेंट्रेट करता। सो कट इन शॉर्ट, वज़ीर आज़म साहब का ये बयान अवाम के ऊपर बिजली बनकर गिरा है। दर हकीकत पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम महंगाई के अजाब से परेशान है। अवाम को दरपेश सबसे बड़ा मसला ही महंगाई है। इस महंगाई ने अवाम को नाउमीदी और मायूसी में जकड़ा हुआ है। वो महंगाई जिसे काबू करने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है। वो महंगाई जिसने वज़ीर आज़म के नोटिस को मजाक बना कर रख दिया। वो महंगाई जिसने गरीब के मुंह से निवाला सफेद पोश मुतवसत तबके से उनकी रातों की नींदें छीन ली। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म हर काबीना मीटिंग में महज ऑपोजिशन के बयानी को शिकस्त देने के लिए लाइहामल तैयार करते हुए दिखाई देते हैं। महंगाई ने जहां अवाम का जीना मुहाल कर रखा है, वहीं हुकूमत को क्लीन बोल्ड कर दिया है। मौजूदा हुकूमत के दौर में औसतन महंगाई 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। रवा माली साल में महंगाई की औसतन शरह 10.74% तक पहुंच गई है और यही शरह 2017 और 18 में 4.68% थी। 2 रोज कबल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 800 रोज मुकम्मल हुए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक 800 दिन में महंगाई 8 साल रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 800 रोज के दौरान सिर्फ चीनी औसतन 45 रुपए 88 पैसे फी किलो महंगी हुई है। दस्तावेज के मुताबिक अगस्त 2018 था नवंबर 2020 के दौरान यानी 2 साल में दाल माश जो है जी 102 रुपए, दाल मसूर 47 रुपए, दाल मूंग 119 रुपए, दाल चना 26 रुपए, बकरे का जो गोश्त है वो 203 रुपए और गाय के जो गोश्त में 98 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। गंदम और आटे की कीमत की बात ही ना कीजिए, जहां जिसका बस चलता है उसी कीमत में फरोख्त कर रहा है। हुकूमत के अपने इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 साल के दौरान ताज़ा दूध 20 रुपए फी लीटर, दही 19 रुपए, आलू जो हैं जी वो 40 रुपए, प्याज 37 रुपए, चावल 15 रुपए, लहसुन जो है वो 114 रुपए, जिंदा ब्रॉयलर जो मुर्गी है 89 रुपए फी किलो, 2.5 किलो का घी का जो पैकेट है वो 160 रुपए तक महंगा हुआ है। और तो और 2 साल के दौरान अंडों की कीमत में 72 रुपए फी दर्जन का इजाफा हो चुका है। मौजूदा दौरे हुकूमत में बिजली 3 रुपए 85 पैसे फी यूनिट, जबकि गैस की कीमतों में 334% तक इजाफा हुआ है।
अगस्त 2018 से नवंबर 2020 के दौरान $1 36 रुपए महंगा होकर 123 से बढ़कर 159 रुपए का हो गया है, जो कुछ अरसा पहले 167 रुपए तक पहुंच गया था। ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा अपनी जगह, मगर घर घर और गली गली एक ही बात की जा रही है कि तब्दीली अब अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। 2 साल से महंगाई बढ़ती रही, वज़ीर आज़म कहते रहे घबराना नहीं। अवाम महंगाई की दलदल में धंसती गई और वज़ीर आज़म कहते रहे घबराना नहीं। अब पानी सर से गुजर चुका है तो वज़ीर आज़म इसे ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। लेकिन ये कैसा प्रोपेगेंडा है कि वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं कि इनकी तनख्वाह से घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहा है। ये कैसा प्रोपेगेंडा है कि वज़ीर आज़म इकरार कर चुके हैं वो महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। ये कैसा प्रोपेगेंडा है कि तहरीक इंसाफ के अपने अरकान असम्बली महंगाई के मामले में असम्बली में वज़रा पर चीखते चिल्लाते रहे। ये कैसा प्रोपेगेंडा है कि वज़ीर आज़म के सबसे करीबी समझे जाने वाले शेख रशीद महंगाई को हुकूमत का दुश्मन करार देते हैं। दुश्मन का हमने गला घोंटना है और इस साल में इसका हमने गला घोंट दिया। इमरान खान के साथ लोगों को नफरत नहीं है, इख्तलाफ जरूर हो गया है इस महंगाई से। इमरान खान की ज़ात और पर्सनैलिटी पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, हमारी कारकर्दगी पे है कि हमने इस महंगाई को बढ़ने दिया और इस साल के अंदर हमने इसको ना रोका तो ये हमारे खिलाफ और बढ़ेगा। फिर मेरा ख्याल है जलसों और जुलूसों से ज़्यादा हमने अपने खिलाफ अवाम को खुद एक राय आमा बना दी है। शेख रशीद जो मर्जी कहते मगर वज़ीर आज़म के नज़दीक महंगाई ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है और मईशत पहले से मजबूत हो रही है। सवाल यही कि अगर महंगाई ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है तो फिर वज़ीर आज़म बार बार माफियाज को क्यों ललकारते रहे? क्या वज़ीर आज़म के इस मौक़िफ़ की वजह ये तो नहीं कि वज़ीर आज़म माफियाज के आगे हथियार डाल चुके हैं, शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं और अब महंगाई का मामला भी ऑपोजिशन पर डालकर अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं? सवाल तो ये भी है कि अगर मईशत बेहतर हो रही है, सब इशारे तरक्की के नानात कर रहे हैं, तो फिर अवाम क्यों महंगाई की चक्की में पिस रही है? आखिर मईशत बेहतर हो रही है तो गरीब अवाम के हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या वज़ीर आज़म और इनकी टीम को अवामी मसाइल का अंदाजा भी है? यही जानने की कोशिश करें। कमल जोसेफ साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं PTI के रहनुमाई। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। महंगाई को ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा करार दे दिया गया, जबकि वज़ीर आज़म साहब खुद ही कहते रहे कि उनके घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, वफाकी वज़रा आपके महंगाई का रोना रोते हैं। तो अब ऐसी क्या नौबत आन पहुंची थी कि आप लोगों ने महंगाई को जो है वो सिरे से मानने से इंकार कर दिया और आपने कहा कि नहीं जी ये तो कुछ नहीं है, ये तो प्रोपेगेंडा है ऑपोजिशन का? थैंक यू वेरी मच आयशा, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया, मैं कोशिश करती हूँ अच्छा जवाब दूँ। देखिए, अगर अपोजिशन के जो मेंबरान जिन्होंने या जो भी अपोजिशन के वो लोग जिन्होंने इस वक्त 2018 तक हुकूमतें की, वो अगर महंगाई का रोना रोएंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए कि जो तबाहकारी वो मचा के गए, जो कॉजेज वो यहाँ पे क्रिएट करके गए, वो आज रीज़न है इस सारी महंगाई की। लेकिन आम आवाम को हम बिल्कुल समझते हैं कि उनकी मुश्किलात को भी समझ रहे हैं और उसकी पूरा तदारुक भी कर रहे हैं। और अब कैसे कर रहे हैं, अगर आप मुझे क्विकली वो बयान कर दूंगी। देखिए, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व किया गया और इस डिवॉल्व करने के बाद इसको टोटली इग्नोर भी कर दिया गया। जिस वक्त 2018 में हमने हुकूमत हमें मिली तो उस वक्त अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो 0 एक्सपोर्ट्स थी एग्रीकल्चर में और 0 इन्वेस्टमेंट पे एग्रीकल्चर खड़ा हुआ था। और ये मैं कोई एग्जैजरेटेड फिगर्स नहीं दे रही है, मैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आपको फिगर दे रही हूँ। अच्छा, उस दौरान में 2 से 2.5 साल जो हमारा टाइम है उसमें एक कोर इन्फ्लेशन होती है जिसमें नॉन फूड नॉन एनर्जी होती है और एक फूड इन्फ्लेशन होती है। तो कोर इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 11-12 पे भी टच करती रही। इस वक्त जो मेरे पास फिगर्स हैं ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अभी के लेटेस्ट फिगर्स हैं, जिसमें मैं आपको अक्टूबर 19 और अभी का जो पिछला महीना गुजरा है अक्टूबर 20 का थोड़ा कंपैरिजन बताऊंगी। लास्ट ईयर हमारे पास जो कोर इन्फ्लेशन थी 7.7% थी और इस वक्त जो फूड ये कोर इन्फ्लेशन है वो 5.6 पे गई हुई है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर मुझे कहेंगी तो मैं आपको पिछले तमाम सालों का भी डेटा बता दूंगी, जिसमें मैं आपको 2015 और 16 का डेटा बता सकती हूँ, जिस वक्त 11 भी थी,
आ भी रही है। ठीक है और 12 कमल साल साहिबा, या 7 फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने बताए, तैयारी आपकी अच्छी है, लेकिन आवाम के लिए बातें अनफॉर्चुनेटली बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। पहले तो आप लोग कहते थे कि महंगाई है, चलो, और कहते थे कि पिछली हुकूमत की वजह से दिल को तसल्ली हो जाती थी, लेकिन अब तो आप मानने से इनकारी हैं कि महंगाई है। आप तो कहते हैं कि ये सरासर ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आप जो भी बयान कर लें कमल साहिबा, लेकिन अशिया खुरोनोश जो आवाम को रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया चाहिए, एक आम आदमी को जो चीजें चाहिए वो दस्तयाब नहीं है उस रेट के ऊपर जिस रेट के ऊपर होनी चाहिए, वो उसकी पहुंच से बाहर हैं। आयशा, मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ही बात कर सकती हूँ, मैं एक पॉलिटिकल स्पिन बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और मैं समझती हूँ कि फैक्ट्स एंड फिगर्स हमेशा लोगों को समझ भी आते हैं, और हमारी आवाम इतनी नाइव नहीं है कि उनको रीज़न समझना है। अब मुझे अगर आप 1 मिनट इजाज़त दें, मैंने अभी सिर्फ कोर इन्फ्लेशन की बात की, मैंने फूड इन्फ्लेशन की बात नहीं की। और फूड इन्फ्लेशन में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ, उसकी रीजनिंग है। और मैं बिल्कुल समझती हूँ कि इस अपोजिशन को बिल्कुल भी इस बारे में हुकूमत को जिस तरह ये बयानबाजियां करते हैं, और उनका जो अभी आपने बयान कहा कि उनको मतलब ये नहीं उनके मॉरल ग्राउंड्स है कि वो खड़े होकर बात करें, उसकी मैं रीज़न आपको बता रही हूँ और साथ में तदारुक बता रही हूँ कि आप कर क्या रहे हैं। सारी प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर में हमने बचपन से सुना कि पाकिस्तान एक सस्ता किया और पाकिस्तान की करेंसी को महंगा किया। आपकी इंपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा हो गई, $60 बिलियन आप इंपोर्ट्स कर रही थे। और उसमें आपको हैरत होगी सुन के, या शायद आप पहले भी जानती होंगी कि टमाटर भी आप इंपोर्ट करते थे इंडिया से, प्याज आप इंपोर्ट करते थे इंडिया से, आलू आप इंपोर्ट कर रहे थे इंडिया से। आपकी 90% जितनी पल्सेस या दालें हैं, ग्रेन है, वो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। एडिबल ऑयल आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो आप अपना जितनी फूड बास्केट है उसमें से 80% आप इंपोर्ट कर रहे थे और आपका मुल्क ज़रिए। ये वजह क्या थी? क्योंकि आप प्रोडक्शन पे और अपनी ज़राअत पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। हमने पहले बजट में आके 1 अरब रुपया जो रखा जाता था एग्रीकल्चर से, उसको ठीक है, चलिए अब जो बातें आप कह रही हैं कमल साहिबा, जरा हमें भी जरा उसको समझने के लिए कुछ मदद दरकार है, वो हम लेते हैं जी। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे मुआशरात हमें ज्वाइन कर चुके। डॉक्टर साहब, ये बातें सुनी आपने कमल शोजब साहिबा की, लेकिन मैं तो बिल्कुल इमामी बात करना चाह रही हूँ। वो मुझे उलझा रही हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स में। वो ये कहती हैं कि वो तो जी फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करेंगी, लेकिन मेरा तो मुद्दा ये है कि महंगाई जो है वो बढ़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ अशिया खुरनोश या आम इस्तेमाल की जो चीज़ें एक आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। वो मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रही हैं, वो इन चीज़ों में मुझे उलझा रही हैं। मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ वफाकी वज़रा जो कर रहे हैं वो आपके सामने, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब ये मानने से इनकारी हैं कि महंगाई है। वो ये कह रहे हैं ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि मौजूदा हुकूमत के दौर में जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट निकाले, उसमें ये कहा है कि 2016, 2017, 2018 3 साल इस हुकूमत के आने से पहले औसत जो अफरात-ए-ज़र था वो 4.1% था। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट मौजूदा हुकूमत के दौर में, तो यानी इनको ये रिश्ते में मिला था। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जनवरी 2020 में खाने पीने की अशिया देही इलाकों में 23.8% अफरात-ए-ज़र हो गया था, और ये फिगर जो है ये ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की है। 23.8% खाने पीने की अशिया, यानी 12 करोड़ लोग जो मेरे देही इलाकों में रहते हैं उनको इतना ज़बरदस्त इजाफा हो गया, उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई, उनके घरेलू झगड़े शुरू हो गए, वहाँ सेहत के मसले पैदा हो गए। 23.8, इसको तो हुकूमत को अलार्म हो जाना चाहिए था। आज जो अफरात-ए-ज़र है 9% ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, और खाने पीने की अशिया का है 11%। तो जब 4.1 था, आज ये 9 हो गया, तो ये जाहिर है कि पिछली हुकूमत के ऊपर तो आप डाल नहीं सकते हैं। ये तो जो है करंट इश्यूज है ना कि बढ़ा। तो ये बढ़ा क्यों है, मैं आपको बता दूं। ये बढ़ा इसलिए है कि हमारी इस वक्त ये है कि ताकतवर तबकों को मराद दें, चाहे उसके लिए कानून साजी करनी पड़े नाजायज मराद, चाहे उसके अल्फाज है, चाहे उसके लिए आपको कानून तोड़ना पड़े या कानून नहीं पड़े। एक दूसरा जुमला मैं यस कर रहा हूँ, अवाम के ऊपर बोझ डालना है, चाहे उसके लिए कानून साजी करनी पड़े या कानून तोड़ना पड़े। यानी अवाम पे बोझ डालने के लिए भी आप कानून तोड़ने के लिए तैयार हैं। उसको आपको अवाम को जो ताकतवर तबके हैं उनको
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب مجھے نا ایک بریک کے اوپر جانا ہے کوئکلی میں بریک سے ہو کر واپس آتی ہوں اور یہیں سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے انفیکٹ مجھے بات کرنی ہے مافیاز کے اوپر جن کا خوب واویلا مچایا جاتا رہا کہ مافیاز ہے جی مافیاز ہے اور ان کو پکڑیں گے اور پھر دیکھیں مہنگائی کیسے نیچے جاتی ہے لیکن اب تو یہ شاکنگ قسم کا بیان ہے پہلے تو کچھ اس طرح کے بیان آتے تھے کہ کچھ تسلی ہو جاتی تھی کہ جی وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں مافیاز کو پکڑیں گے حالانکہ ہوتا بالکل اس سے الٹ تھا مافیا کا نام لیتے تھے اگلے دن وہ چیز اور مہنگی ہو جاتی تھی اور قابو سے باہر ہو جاتی تھی لیکن پھر بھی ایک بیان تو آتا تھا جس میں کہا جاتا تھا کہ جی ہم پکڑیں گے ہم دیکھیں گے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے لیکن اب وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سراسر پروپیگنڈا ہے اپوزیشن کا مہنگائی تو نہیں اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے ویلکم بیک جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں کمل شوز صاحبہ اور ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کمل صاحبہ جس سوال کے حوالے سے میں نے ذکر کیا مافیاز کے حوالے سے جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے بارہا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ مافیاز کو پکڑا جائے گا کسی مافیا کو جو ہے وہ ہم نہیں چھوڑیں گے مہنگائی نہیں تھی مسئلہ نہیں تھا اپوزیشن کا یہ پروپیگنڈا ہی تھا صرف تو وہ کن مافیاز کا ذکر کر رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے اور چونکہ آپ نے کہا کہ آپ فیکٹس اینڈ فگرز پہ ہی بات کرتی ہیں تو فیکٹس اینڈ فگرز تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی کی جو شرح ہے پچھلے 8 سال کے اس نے ریکارڈ توڑے ہیں جی اور 10.74 تک وہ پہنچ گئی ہے تو کیوں حکومت ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے جی پروپیگنڈا تو ہے اس میں کوئی شک نہیں اور مافیاز بھی موجود ہیں اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو پڑھ لیں تو سیسیلین مافیا انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھا ہے اور ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ جو کورٹ کی حکم ہوتا ہے ہم اس کو منوان تسلیم کرتے ہیں یا پھر جا کے چیلنج کرتے ہیں دوسری بات آپ نے کہا میں انفلیشن اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں فوڈ انفلیشن ہے پاکستان آئسولیشن میں نہیں چل رہا اور اگر آپ نے امپورٹس پر ڈیپینڈنٹ رہے اور ساری عرصے سے آپ امپورٹ پہ سارا کچھ پاکستان کو چلا رہے تھے تو مجھے بتائیں کہ جب آپ کی باہر چیزیں مہنگی ہے تو آپ سستی کیسے دے سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے اس کا طریقہ کار کیسے ہے مہنگائی ختم کرنے کا یا کم کرنے کا جو میئرز پاکستان تحریک انصاف کی حکومت لے رہی ہے آپ لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھاتے ہیں آپ بزنس کریٹ کریں کنسٹرکشن کا علاقہ کھولا پوری انڈسٹری کھولی اس کو سپورٹ دیا سبسیڈیز دی احساس ٹائم ہمارے پاس کم ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو طریقہ کار کی بات کر رہی ہیں کمل صاحبہ یہ طریقہ کار درست ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفرنٹ ایک طریقہ کار جو ہے جس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں جو کہ شاید میرے خیال میں لانگ ٹرم میں بہتر رہے گا پرچیزنگ پاور ہم ان کی بڑھا رہے ہیں انڈسٹری کو کھول رہے ہیں کیا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ حکومت صحیح ڈائریکشن پر ہے کیونکہ ابھی تک تو کچھ اس طرح سے نظر نہیں آیا یا پھر عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے کہ حکومت کی پالیسی کی سمت درست ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور اس سے جو کنیکٹڈ چیزیں ہیں تجارتی خسارہ ریمیٹنسز اس کے علاوہ تمام معاشی اشاریے نیگیٹو ہیں تمام شرح نمو آپ لے لیں مہنگائی لے لیں بیرونی سرمایہ کاری لے لیں بجٹ خسارہ لے لیں ٹیکس جی ڈی پی کی شرح لے لیں تمام نیگیٹو ہیں سوائے کرنٹ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اور ریمیٹنس بھی کرنٹ اکاؤنٹ میں آتی ہے نمبر 1 بنیادی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے کہ ذخیرہ اندوزی اسمگلنگ اور جو ہے منافع خوری یہ جو مافیا کرتا ہے اس کا حصہ بہت کم ہے مہنگائی میں جس کا پرائم منسٹر صاحب نوٹس لیتے ہیں وہ اس مہنگائی کا اصل جو پاکستان میں مہنگائی ہے وہ ہے حکومت اور صوبوں اسٹیٹ بینک اور دوسرے اداروں کی مافیا کے ساتھ اگر مجھے اجازت دے تو گٹھ جوڑ اور یہ جو مافیا ہے اشرافیہ جس کو میں کہتا ہوں انہوں نے انٹرنیشنل مافیا کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا ہے جس میں IMF اور استعماری طاقتیں شامل ہیں تو یہ وہ اشرافیہ کا گٹھ جوڑ ہے یہ منافع خوری وغیرہ چھوٹی چیز ہے پالیسی اسی لیے میں آج ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے میں دے رہا ہوں کہ یہ حکومت جب 5 سال پورے کرے گی تو اوسط افراط زر اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو ان کو ورثے میں ملا تھا ایک چیز دوسرے کی بالکل میں نے اسٹیٹمنٹ دیا میں اس پہ قائم ہوں دوسرا وہ یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی بڑی ہے یہ حکومت کی صوبائی حکومتوں کی اور اسٹیٹ بینک نیپرا اوگرا ان کی پالیسیوں کی وجہ سے ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پروگرام ہے ایک بہت سینئر سینیٹر بہت ہی ریسپیکٹیبل سینیٹر PTI کے جب میں نے ان کے ساتھ تفصیلات ان کو بتائیں تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے اوپر جب دباؤ پڑتا ہے تو ہم پھر کیا کریں میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ ملکی قانون کے تحت آپ 900 ارب روپیہ چوروں سے وصول کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو ہے تفصیلات ہیں 900 بلین روپیز تو انہوں نے اس سے اتفاق کرنے کے بعد یہ کہا مگر مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس دباؤ ہے طاقتور طبقوں کا تو بتائیے ہم کیا کریں اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس وقت جو پالیسیاں بن رہی ہیں طاقتور طبقوں کے مفاد میں بن رہی ہیں چاہے اس کے لیے قانون توڑنا پڑے یا اس کے لیے قانون بنانا پڑے اور عوام کو کچلنے
कि कानून तोड़ना भी पड़े तो पढ़ देते हैं। उसकी मैं एक सबूत दे दूं। अभी हुआ ये कि फरवरी में 1 लाख रुपया अगर किसी का बैंक में था तो उसको 11,000 रुपया साल का मुनाफा मिलता था। वह अकाउंट प्रॉफिट शेयरिंग। अब बैंकों का मुनाफा बढ़ गया और स्टेट बैंक ने उसका मुनाफा कम करके 5,500 कर दिया। तो अगर 1 लाख रुपए पर आपने 11,000 से 5,500 कर दिया तो कौन सी परचेजिंग पावर की हम बात कर? खुदा से डरना चाहिए। या कानून की खिलाफ वर्जी है, ये भी मैं आपको बता दूं। स्टेट बैंक की पावर से नहीं, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 40A की खिलाफ वर्जी है। तो ये तो ताकतवर को नवाज रहे हैं। अब मसला ये है, इसीलिए मैंने आपसे मसला क्या है, 17 अरब डॉलर की जो आपको इम्पोर्ट्स इन्होंने कम की है, जिसकी वजह से तजारती खसारा कम हुआ, जिसकी वजह से जारी हिसाबात का खसारा कम हुआ, ये मुजरिमाना फेल है। ये नहीं करना था। आप तो अगर इंडस्ट्री को आप ताला लगा दें और 2 साल के बाद क्या जी मेरा बिजली का बिल कम हो गया, खुदा के गजब से डरें। IMF ने ये कहा था कि देखो जरा आहिस्ता आहिस्ता इम्पोर्ट, बजट में जितना कम करना था इम्पोर्ट्स को उससे ज्यादा इन्होंने कर दिया। तो ये तो तहकीकात होनी चाहिए कि सही है, बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए और पॉलिसीज जो हैं वो दुरुस्त नहीं थी हुकूमत की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब और कमल शोज़ब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियरली ये कहा कि ताकतवर तबकों का एक प्रेशर जो है जिसको हुकूमत ले रही है और उसकी वजह से पॉलिसीज भी सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए बन रही हैं और यही वजह है कि फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को इस तरह के बयान देने पड़ते हैं कि एक तरफ ताकतवर तबकों का प्रेशर होता है, उनके लिए पॉलिसीज बनती है, तो गरीब आवाम जो होती है उसके लिए फिर कहने को यही रह जाता है कि शायद ये जो महंगाई की जो बात हो रही है वो ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। वो कोई महंगाई जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन एक आदमी किस तरीके से ये बात मानेगा जब उसके घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे होंगे, जब बेसिक ज़रूरियात जो रोज़मर्रा की अशिया फरोनोश हैं उनको ख़रीदने की उसमें सख्त ख़त्म होती जा रही होगी, तो किस तरीके से एक आम आदमी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयानिया जो है वो बाय करेगा। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। IG सिंध के हवाले से आज एक बड़ी डेवलपमेंट है उस केस के हवाले से, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिए। अफवाज पाकिस्तान के सरबरा ने कौम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। इदारों के दरमियान तसादुम कराने वालों के मकासद खाक में मिला दिए गए। पाक फौज ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के वाक़े पर इंस्पेक्टर जनरल सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के मामले की तहकीकात मुकम्मल करके सिंध रेंजर्स और ISI के मुतल्लिक़ा अफसरान को जिम्मेदारियों से हटा दिया है। वाज़ेह कर दिया है कि अफवाज पाकिस्तान में कोई ऑफिसर अगर इख्तियारात से तजावुज़ करेगा तो इसको भी जवाब देना होगा। ISPR के मुताबिक मज़ार कायद बेखुरमती के मामले पर कशीदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अफसरान ने जज्बाती रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया। मज़ार कायद की बेहुरमती के वाक़े पर अवाम की जानिब से कानूनी कार्रवाई के लिए रेंजर्स ISI सेक्टर हेडक्वार्टर्स पर शदीद अवामी दबाव था। रेंजर्स और ISI अफसरान ने अपनी दानिश में पुलिस की कार्रवाई को सुस्त रवि का शिकार पाया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात की रोशनी में मुतल्लिका अफसरान को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है, जबकि ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई GHQ में अमल में लाई जाएगी। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि अफवाज पाकिस्तान ने अपने अदारे की शफाफियत के लिए इदारे में नज़्म ज़ब्त को मुनज़्ज़म रखा हो। पाक अफवाज ने तो अपना काम कर दिया, एक्शन भी करके दिखा दिया, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को शदीद धचका पहुँचा है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म IG सिंध के मामले को कॉमेडी करार देते रहे। पाक फौज की रिपोर्ट के बाद इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की मामलात की किस हद तक खबर होती है। जिस वाक़े को वज़ीर-ए-आज़म कॉमेडी कहते रहे, उसी वाक़े की वजह से अफसरान को उनकी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। पाक फौज की इस रिपोर्ट के बाद साबित हो चुका है कि पाक फौज या फौजी क़यादत किसी सियासी जमात, हुकूमत या नजरिया नहीं, बल्कि मुल्क पाकिस्तान की अफवाज है। लेकिन दूसरी तरफ अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत की बनाई तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो कब मंजर आम पर आती है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने रिपोर्ट को खुशाइन करार दे दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तरफ से कहा गया कि पाक अफवाज की इंक्वायरी और एक्शन पर मबनी इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। खुशखबरी मिली है कि इंक्वायरी हुई, मुकम्मल हुई और एक्शन भी लिया गया।
इस किस्म के इकदाम से ही इदारों की साख बेहतर होती है, जबकि इनके इत्तेहादी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जानिब से रिपोर्ट को यकसर रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर सिंध हुकूमत से पुलिस अफसरान की बगावत पर एक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का यह कहना था कि अगर मज़ार कायद वाक़े पर बर वक्त एक्शन लिया जाता तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती। सिंध पुलिस को चाहिए था कि वो मज़ार कायद पर फौरी एक्शन लेती ताकि आवाम मुश्तिल ना होती। रेंजर्स ने सूरत हाल का जायजा लेते हुए IG सिंध से रब्ता किया ताकि हालात को पेचीदा होने से रोका जाए। पाक फौज ने अपना काम करके दिखा दिया। अब सिंध पुलिस को भी बगावत करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि अब आगे होगा क्या? जिन फौजी अफसरान को जिम्मेदारियों से हटाया गया, इनके खिलाफ मुमकिन कार्रवाई क्या हो सकती है? सिंध हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट कब आएगी और क्या सिंध हुकूमत पुलिस अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाएगी भी या नहीं? क्या इस रिपोर्ट से मुतालिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां पैदा होंगी? इसी तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं जनरल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, ये फैसला तो हो गया, अब GHQ में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्या एक्सपेक्ट किया जाए, किस किस्म की कार्रवाई मुमकिन तौर पर हो सकती है? जी देखें, इस वक्त जो चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि जो ऑफिसर्स वहाँ पर थे, सेक्टर कमांडर्स, उनको अपनी ड्यूटी से रिमूव करके GHQ के साथ अटैच कर दिया गया है फॉर फर्दर प्रोब एंड डिसिप्लिनरी एक्शन। अब आर्मी में होता यह है कि जब इंक्वायरी हो जाती है तो उसके बाद समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होती है और मजीद कानूनी कार्रवाई होती है जिसमें अफसर को अपने दिफा का हक भी होता है। तो दिस प्रोसीजर हैज स्टार्टेड। अब ये चूंकि मुझे पूरी इंक्वायरी का, पूरे कंटेंट का पता नहीं है, इसलिए ये कहना कि अब आगे क्या होगा इस वक्त गैस करना मुश्किल है। लेकिन ये इतना चीज़ वाज़ेह हो गई है कि ऑफिसर्स ने प्रूडेंस एक्सरसाइज नहीं की, उन्होंने उनसे गलती हुई है, इसलिए उन्हें रिमूव कर दिया गया है और GHQ के साथ अटैच कर दिया गया। लेकिन जनरल साहब, वफाकी वज़रा या वज़ीर-ए-आज़म की अगर हम बात माने वफाकी हुकूमत की, तो वो तो ये कहते थे कि सिंध हुकूमत की साजिश है, वो इस वाक़े को साजिश करार दे रहे थे। आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म उनके जो वज़रा हैं उनका मौक़िफ़ गलत साबित हुआ है, यानी वफाकी तनकीद जो थी वो बिला जवाज़ थी? नहीं, देखिए बात यह है कि जो कुछ उस वक्त हुआ, जिस तरीके से पोलिटिसाइज किया गया, अब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार जो है उसकी डिसेक्रेशन हुई, वहाँ पर एक पोलिटिकल एक्टिविटी और हुल्लड़बाजी हुई। मज़ार के तकद्दुस का ख्याल रखना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है और पुलिस का काम था कि अगर वहाँ पे जुर्म सरजद हुआ है तो उन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए था, जो रात गए तक नहीं हुआ। फिर जब ये बात पुलिस वाला वाक़या पेश आ गया तो पूरी पुलिस ने मिलकर उसको अपनी छुट्टी अप्लाई कर दी और सॉर्ट ऑफ म्यूटनी करा दी गई और दो अदारों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। लिहाजा इस बात को यूं देखा जा सकता है कि जो कार्रवाई उस वक्त बर वक्त नहीं की गई, अगर वो कर दी जाती तो ना बात तूल पकड़ती, न कोई इस तरह की सामने चीज़ें आती, न ये कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती। तो ओवरऑल लगता यह है कि इस एक्टिविटी को पॉलिटिकली सरफे नज़र किया गया, कायद आज़म के मज़ार के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा गया और उसके ऊपर लेतो लाल किया गया, जिसकी वजह से बात इतनी बढ़ गई। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, अब ये जो वफाकी वज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो बगावत करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन दूसरी तरफ रिपोर्ट से ये साबित हो गया है कि ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी तो बहरहाल हुई है। इस तरह की सिचुएशन में वफाकी वज़रा की तरफ से इस तरह के बयानात, आपका नहीं ख्याल कि अब सियासी बयानबाजी से वज़रा को बाज रहना चाहिए? देखिए, यहाँ इशू में एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि जो IG सिंध हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, मतलब उनके नॉमिनी होते हैं, और जो 18th अमेंडमेंट के बाद पुलिस है वो प्रोविंस के अंडर आती है। अब अदारे के अंदर अगर IG की कोई रिजर्वेशन है तो IG को अपना एहतजाज कराने का हक बनता है। वो रिज़ाइन भी कर सकते थे, चीफ मिनिस्टर से भी कंप्लेंट कर सकते थे, इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ भी कंप्लेंट, उनके पास भी कंप्लेंट कर सकते थे। लेकिन ये कहना कि मातहत 8 सीनियर अफसर छुट्टी मांग लें और कहें हम काम नहीं करते, तो इस तरह होता नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह की आप एक मिसाल देखें कि किसी जनरल के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो अपना अदारा ही करे और उनके मातहत 4-5 ब्रिगेडियर्स कह दें जी हम छुट्टी जा रहे हैं, तो पाकिस्तान मैनुअल मिलिट्री ऑफ लॉ जो है उसके तहत ये म्यूटनी है और उन अफसर के खिलाफ म्यूटनी का चार्ज ही लगता है।
अगर वो पार्टी करते हैं, पार्टी बनते हैं एक ऐसे ऑफेंस में जो एक शख्स के खिलाफ हुआ है। जान साहब साथ ही रहेगा, तो ये- नफीसा शाह साहिबा ने ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी की रहनुमा। बहुत शुक्रिया नफीसा साहिबा। मुझे ये बताएगा कि ये रिपोर्ट जो है वो आज पेश कर दी गई है, दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ आप लोग पीडीएम में साथ हैं, बट बहुत ही ऑब्वियस किस्म का एक जो इख्तलाफ राय है वो सामने आया। बिलावल साहब ने खुशाइन करार दिया, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने इसे यकसर मुस्तरद कर दिया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस इख्तलाफ को? ये इख्तलाफ नहीं है। मियां साहब अपनी जमात के हेड है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी जमात के हेड है, और जो ये इशू है जिसको हमने सराहा है, इस पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ही एक क्राइसिस डेवलप हो रहा था सिंध में, और यके बाद दीगरे पुलिस अफसरान जो है वो छुट्टी पर जा रहे थे, इसलिए कि रात के अंधेरे में जूनियर ऑफिसर्स ने बज़ाहिर जो इतला है कि एक 22 ग्रेड ऑफिसर को यरगमाल बनाया या बनाने की कोशिश की या जबरदस्ती उनसे कोई काम कराने की कोशिश की, जो रिपोर्ट्स है। इस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टैंड लिया, लेकिन फिर उसको वेलकम किया। जब ये बात हुई तो आर्मी चीफ ने कहा कि मैं इस इशू को, और उन्होंने उनको कहा कि आप रिजॉल्व करें, और उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया, और इससे दोनों ने मिलकर दो इदारों के बीच में तसादुम की कैफियत जो है उसको बचाया। लेकिन इशू ये है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहिबा। इदारों के बीच में तसादुम की कैफियत को जो है वो बचाया गया, बरवक्त किस्म का इक़दाम और बड़ा रिस्पॉन्सिबल किस्म का ये कदम जो है वो उठाया गया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। जनरल रिटायर्ड इजाज़ जवान साहब मेरे साथ मौजूद थे, नफीसा शाह साहिबा मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।